करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो इसी पर आधारित है कि किस तरह से धीरे धीरे प्रयास करने से और लगातार प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है। किस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, इन्हीं बातों पर आज हम बात करने वाले। प्रमुख रूप से हम आज बात करेंगे हिंदी व्याख्याता के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इन सभी बातों पर, इन सभी के लिए कि इन सब की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो समस्या रहती है गद्य विधाओं को याद करने की समस्या। गद्य विधाएं जो है वो याद नहीं हो पाती। पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी क्या करता है कि शुरू से ही शुरुआत करता है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही पढ़ा जाए। हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो विद्यार्थी सभी कहाँ से पढ़ने लगेंगे? सभी के सभी आदिकाल से ही पढ़ने लगेंगे। तो जो और फिर वो आदिकाल से होते हुए वो किसी तरह से भक्तिकाल तक आएंगे। शुरुआत में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़, क्योंकि हमारे पास उस वक्त समय होता है। एग्ज़ाम हम तभी पढ़ने बैठते हैं जब एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर होता है। हालांकि एग्ज़ाम की जो है डेट है वो तो आ चुकी होती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो लगभग 6 महीने पहले हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कब है, तो हम थोड़ा सा उसी हिसाब से 6 महीने पहले लग जाते हैं। तो जब हम पहले लगते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बचे हुए हैं, तो हम आराम से और इस तरह से पढ़े कि कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए, हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, बड़ा आराम से अच्छे तरीके से और विस्तृत अध्ययन हम करते जाते हैं। हालांकि इसके भी बड़े दोष हैं, क्योंकि बाद में जाके पता चलता है कि वो जो टॉपिक ज़्यादा पढ़ा था उससे ज़्यादा नंबर भी नहीं आते। और दूसरा ये है कि जो पढ़ा उतना बाद में याद नहीं रख पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह से सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, पहले से ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। इसके बारे में बार बार बात करता हूँ कि शुरुआत से ही आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि किस यूनिट को कितना समय देना है, जिससे ये 3 महीने या 4 महीने में एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए पहले से ही। अगर कहीं वो उन दिनों में नहीं हो रहा है तो स्पीड पकड़ो या सोना बंद करो, दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे। या तो आपकी स्पीड को बढ़ा दो, पढ़ाई के घंटे बढ़ा दो, और या फिर सोना कम कर दो। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, लेकिन जो टारगेट है उसको पूरा करना पड़ेगा। बिना टारगेट पूरा करने का कोई मतलब नहीं। कहने से तात्पर्य है कि आपको पता है कि कोई आप किसी रेस में भाग लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी दौड़ में भाग लेने जा रहे हैं। उस दौड़ में आपको पहले से पता है कि वहाँ 4 या 5 लड़के या 3 लड़के ऐसे आने वाले हैं जो इतने मिनट के अंदर इतनी रेस क्लियर कर देते हैं, इतनी दौड़ वो क्लियर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आप रोज़ाना तैयारी कर रहे हो और आपको पहले से ही पता है कि आप इतने मिनट के अंदर वो नहीं कर सकते, तो फिर उस दौड़ में भाग लेने का मतलब ही क्या है, ठीक है ना, और इतनी मेहनत करने का मतलब क्या है। तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि कुछ भी हो, अगर मैंने भाग लिया है तो फिर मैं जी जान लड़ा दूंगा, मुझे वो टारगेट है पूरा करना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर कोई 3 व्यक्ति जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं, वो 3 व्यक्ति अगर दौड़ में, किसी भी दौड़ को आप मान लो 500 मीटर की, 1000 मीटर की, 8 मिनट में, 5 मिनट में, उनका टारगेट है कि वो 8 मिनट में, पिछली बार भी उन्होंने 8 मिनट में क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना। तो इस बार आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी वो दौड़ 8 मिनट में क्लियर हो जानी चाहिए, तभी वहाँ जाने का है। उसका वैसा ही टारगेट बनाइए। तो उसी तरह से पाठ्यक्रम में ये रहता है कि पहले से ही आपको तय करना होता है कि कितनी बार पाठ्यक्रम करना है, कम से कम कितने घंटे पढ़ना है। ये शुरुआत से ही आपकी रणनीति जो है पूरी की पूरी बन जानी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम लोग आदिकाल पढ़ना शुरू कर देते हैं, आदिकाल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर भक्तिकाल पर आते हैं, फिर रीतिकाल पर आते हैं, फिर जब तक आधुनिक काल पर आते हैं तब तक क्या होता है, परीक्षा नज़दीक आ चुकी होती है। गद्य विधाएं जब खोलकर देखते हैं तो उसमें तथ्यात्मक जानकारी जिसको भी खोल कर दे। आप नाटक देखोगे तो नाटक के अंदर बहुत सारे नाटककार मिलेंगे और जिनके बहुत सारे नाटक मिलेंगे और सबके सन मिलेंगे, जिनके बारे में बातें मिलेंगी। आपके समझ में नहीं आएगा क्या करें, कुछ भी याद नहीं होगा। आप भागदौड़ में याद करेंगे लेकिन याद नहीं होता। उपन्यास खोलकर देखेंगे वो भी बड़ा टफ है, बहुत सारे उपन्यासकार और उनके बहुत सारे आगे उपन्यास। फिर आप जैसे ही कहानी देखेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, निबंध देखेंगे कोई अंत नहीं है,
आत्मकथाएं देखेंगे, संस्मरण देखेंगे, रेखा चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, और वो जो है हर बार वैसी की वैसी रह जाती है। हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं होता। जब हम आदिकाल में आते हैं तो यहाँ भी रचनाकारों की बहुत सारी रचनाएं, भक्ति काल में आते हैं तो भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, रीतिकाल में चले जाओ प्रत्येक बहुत सारे रचनाकार हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी। आधुनिक काल में आ जाओ, भारतेंदु काल से ले लो, भारतेंदु काल ने अकेले ने 17 नाटक लिखे थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा टफ है, टफ तो ये ज़्यादा है, लेकिन समस्या ये रहती है कि हम हर बार इनको पढ़ते हैं, उनको नहीं पढ़ पाते। और ये तरीका भी सही है कि पहले हम उनको नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब परीक्षा की दिनांक नहीं आई हो तब उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं यही तरीका बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप गद्य विधाओं को याद कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी पुराने पेपर हैं, क्या है, जितने भी पुराने पेपर हैं, जितने तात्पर्य पिछले 2-3 सालों के, ज़्यादा मतलब 2-3 सालों, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। पिछले 2-3 सालों के आप पेपर देख लीजिए कि क्या कंडीशन है पिछले 2-3 सालों के पेपर की। उन पेपर में से क्या कीजिए, गत वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्र, ठीक है, गत वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्र जो है उनमें से आप जो विधाएं हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं हमारे, प्रमुख रूप से नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, निबंध है, आलोचना है, जीवनी है। प्रमुख रूप से यही विधाएं हैं, कोई एक आधी रह गई होगी तो। नाटक है, उपन्यास है, कहानी, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध, आलोचना, जीवनी, ये हमारी विधाएं हैं। इन विधाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से शांत मन से उनको देखिए, और अगर लिख सकते हैं तो अलग लिख लीजिए, नहीं तो उनको पढ़ लीजिए। उनके ऊपर जैसे ही किताब है ना, जहां प्रश्न है वही, जैसे पुराने प्रश्न पत्र में 7 नंबर प्रश्न, 7 काफ़ी आगे जाते हैं, ये मान लो कि 37 नंबर प्रश्न जो था वो क्या है, कहानी से संबंधित है, वो क्या है, कहानी से संबंधित है। तो उसी के पास आप क्या कीजिए, उसी के पास ऐसे छोटा सा कहानी लिखकर ऐसे गोला लगा दीजिए, क्योंकि 37 नंबर के गोला नहीं लगा हुआ है, कहानी लिखकर आप उसके पास एक छोटा सा गोला लगा दीजिए। दूसरी बार आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहानी के, आप सीधे सीधे चलते जाएंगे और कहानी के प्रश्न पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर अलग लिख सकते हैं तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं है। अब आपने देखना है कि किस प्रकार की कहानी पूछी जाती है। नाटक के प्रश्न आएंगे तो वहाँ नाटक, ठीक है ना, उसी प्रकार की बातें याद करने की को आप प्रयास करेंगे। उसी प्रकार की जो बातें हैं किस तरह से पूछी जाती हैं उस बात को याद करने का आप प्रयास करेंगे, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपने क्या करना है, ये देख लिए सारे भी, आपने ध्यान रखना है कि किस प्रकार का, ऐसा नहीं कि आप कुछ और पढ़ रहे हो और वहां प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी नाटककार होते हैं उनको आपने, जैसे नाटककार, कहानीकार जो भी है, उनकी जो प्रमुख है उनको पढ़ना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है। या उन्हीं दिनों में जब आपके एग्जाम आने वाले हैं, उन्हीं दिनों में लास्ट किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अगर विधाओं में से मिला है तो उस पूरे रचनाकार को छान मारिए। और अगर वैसे ही कोई साहित्य अकादमी मिला है और वो मिला उसको साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ है या व्यास सम्मान है या भारत भारती पुरस्कार है, अगर मिला उसको किसी काव्य पर है तो भी उसके नाटक, उपन्यास, कहानियां जो भी है उसको छान मारिए, उनके बारे में पूछा जा सकता है। प्रमुख रूप से ये उस साल के जो पुरस्कार प्राप्त जो लेखक होते हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। ये एक तरीके हैं कुछ, ठीक है ना। या पीछे से जिन विधाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, पीछे जिन विधाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं उनको अलग छांटिए, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़िए। दूसरी बात ये रहेगी इसकी, दूसरी बात क्या रहने वाली है, दूसरी बात ये है कि प्रमुख
विधा लेखक प्रमुख विधा लेखक जो है वो छांट लीजिए। छांटने से तात्पर्य ये, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस किस में से पूछा जाता है। जैसे नाटक की बात करूं तो नाटक ज्यादातर लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु, इन्हीं में से अधिकतर पूछे जाते हैं। उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है, या फिर विशंबर नाथ कोशी के बारे में पूछा जाता है, या जनेंद्र के बारे में पूछा जाता है, आगे के उपन्यास भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपने क्या करना है कि प्रमुख उपन्यासकार कौन है और किनके उपन्यासों से पूछा जाता है, वो उपन्यासकार आप अलग छांट लीजिए। सभी के भी उपन्यासकार से तात्पर्य, मेरा कहना तात्पर्य गद्य विधाओं के, कि कौन कौन से प्रमुख जो है, क्योंकि एक रीडिंग तो आपको मारनी होती है। एक रीडिंग आप मार रहे हो, मारते वक्त आपको पता चल जाएगा, रीडिंग लगाते वक्त। वैसे भी जब अपना गद्य विधाओं का आएगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो आप एक, अभी मेरे दिमाग में है कि जब दूसरी मैं क्लास लेकर आऊंगा, ऐसी एक क्लास और ले आऊंगा गद्य विधाओं के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाटककार कौन कौन से याद करने होते हैं और उपन्यासकार कौन कौन से याद करें प्रमुख रूप से। वैसे तो सारे याद करने होते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या करना होता है कि सारे याद करने के चक्कर में क्या होता है, जो प्रमुख होते हैं ना वो भी हम जो भूल जाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। ऐसी कंडीशन में अगर सारे याद करने के चक्कर में हमारे को एक भी याद नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में सबकी रीडिंग मारे, लेकिन प्रमुख जो विधा लेखक है उनको रट्टा मारे कि उनमें से एक भी प्रश्न आ जाए तो वो बाहर से नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर आपने प्रमुख रूप से ढूंढ लेने, ढूंढ लिए। अब उनको क्या करना है, 3 नंबर पर रोज एक या 2 गद्य लेखक, एक या 2 गद्य लेखक पढ़िए। रोजाना 1 या 2 गद्य लेखक आप पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से रट्टा मार लीजिए उस दिन। बाकी जो आपका पाठ्यक्रम जैसे चल रहा है उसको पाठ्यक्रम में स्थान मत दीजिए। भी जो पाठ्यक्रम है वो जो टारगेट आपने बना रखा है, विभाजित कर रहा है, उस टारगेट में वो पाठ्यक्रम करना ही करना है, लेकिन साथ में एक गद्य लेखक और जोड़ दीजिए। साथ में आपने क्या करना है, एक गद्य लेखक और जोड़ देना है। कितनी है गद्य विधाएं यहां के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो कितनी गद्य विधाएं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 गद्य विधाएं हैं। कितनी है, लगभग 9 गद्य विधाएं हैं। बाकी की तो ज्यादा मारामारी नहीं है। इसमें भी आप जीवनी देखो तो जीवनी की तो एक जीवनी होगी, ठीक है ना। और आत्मकथा नहीं लिखा क्या दिमाग में, तो आत्मकथा नहीं लिखा, हाँ एक आत्मकथा हो गया। अब आत्मकथा उस लेखक की क्या होगी, एक लेखक की 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, बस। तो इनको आप छोड़ ही दीजिए। प्रमुख रूप से जो गद्य विधाएं है वो है नाटक 1, उपन्यास 2, कहानी 3, एकांकी 4, निबंध 5 और रेखा चित्र, और ये एक साथ ही होती है रेखा चित्र और संस्मरण। तो ये हो गया 6। कुल 6 जो विधाएं हैं वो प्रमुख रूप से आपकी। आप रोजाना 2 लेखक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 6 विधाएं हैं। प्रत्येक में से प्रमुख रूप से कितने विधा लेखक आप छांट सकते हो। मैं बताता हूं कि आपने अगर 5 ही छांट लिए, 5 ही अलग से छांट लिए तो भी बहुत होते हैं। 5 का मतलब होता है गुणा 5, ये हो गए 30 गद्य लेखक। कितने हो गए, 30 गद्य लेखक। 30 गद्य लेखक हो गए। रोजाना के 2 करते हो, रोजाना के 2 करते हो तो 1 महीने में आप, ठीक है ना, आप 60 गद्य लेखक कर लोगे। कितने कर लोगे, 60 गद्य लेखक। और करो कैसे, जैसे रोज जितना पढ़ लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ी सी देर में दोपहर को आपको लगा कि अब कुछ नहीं है, एक पेज पर लिख लीजिए, उस पेज को दीवार पर चिपका लीजिए या उन पेजों को अलग से रखते जाइए। पेज आपने एक पेज पर जो गद्य लेखक उसको पढ़िए और अपने पेज पर अपने तरीके से ट्रिक बनाते हुए उसको अपने पेज पर लिख लीजिए। और उसको जब भी आपको ऐसे लगे कि चल ठीक है अब पढ़ना नहीं है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उस पेज को एक बार रीडिंग मार ली। जब भी आपको लगे पढ़ना है उस पेज को एक बार रीडिंग मार लिया। कहीं दीवारों पर आप अगर रूम लेकर रह रहे हैं तो अपने दीवारों पर भी आप उसको लगा सकते हैं और उसकी एक प्रति अपने पास भी रख सकते हैं। अब इस तरह से कितने हो गए, रोजाना के अगर आप 2 गद्य लेखक, कितने, 2 गद्य लेखक भी पढ़ते हैं तो 1 महीने में 60 हो गए। अब ये मान लो कि अगर 10 गद्य लेखक आप छांट लो प्रत्येक विधा में से 10, तो कितने हो गए टोटल, 60 गद्य लेखक, ठीक है ना। कितने हो गए, 60 गद्य लेखक। और 1 महीने में आप इन 60 गद्य लेखकों को याद कर सकते हैं, 1 महीने में 60 गद्य लेखकों को। और जैसे जो तैयारी करने वाले उसके बाद 5 महीने 6 महीने, अभी जैसे भर्ती की बता दूं, अभी हिंदी व्याख्याता की भर्ती आई हुई है तो उसको अभी लगभग 4 महीने उसको पड़े हैं। अगर बात करूं मैं
वरिष्ठ अध्यापक की, तो उसको भी 7 महीने लगभग अभी तक पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी समय पड़ा है। ऐसे में आप इस 60 फिर आप इसको रिवाइज करते जाइए। और एक बात और ध्यान रखना कि प्रत्येक 7 दिन बाद, जो मतलब संडे का ही रख लीजिए, ठीक है ना, संडे को आपने क्या करना है कि जितने पढ़े हैं उनकी एक रिवाइज मारनी है। बीच बीच में जब भी मुकर प्रत्येक संडे को आप उनको रिवाइज मारते रहो। जैसे पहले 7 दिनों में आपने 14 पढ़े हैं तो उन 14 का 7वें दिन रिवाइज मारो। 6 दिनों में 12 पढ़े हैं तो 12 का रिवाइज, फिर आपके 24 हो गए तो 24 का रिवाइज। बस इस तरह से इसको चलने दे, आराम से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कब गद्य विधाएं जो है पूरी होगी। तो इस तरह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बाकी चीज़ें भी लाता रहूँगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि किस तरह से गद्य विधाओं को, और मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि जो विद्यार्थी मेरे सिंपल एकदम पूरे संपर्क में है, जैसे विद्यार्थी जो है, तो वो विद्यार्थी भी बात करते रहते हैं। और उसके अलावा मतलब कमेंट्स वगैरह में भी अक्सर इसके बारे में पूछा गया था। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या है किसी प्रकार का। कहने से तात्पर्य कि कोई अभी जैसे कुछ मैं वीडियो और लेके आने वालों की जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, काव्य शास्त्र को कैसे तैयार कर सकते हैं, रचनाओं को याद कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित भी। और जो अपनी क्लास है इसके कमेंट में आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार की और वीडियो बनाई जा सकती है। तो मैं टुकड़ों में, मुझे बड़े स्तर पर लाने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि टुकड़ों में चाहे एक विद्यार्थी का भला हो लेकिन हो जाए। ये मेरे नंबर हैं 63,771 24,802। यहाँ पर आप क्या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये संकुल मार्गदर्शन है। ये संकुल मार्गदर्शन अपना जो चैनल भी है और अपना टेलीग्राम चैनल भी है इस नाम से, और इसी नाम से अपना ऐप भी है, ठीक है ना, जहाँ अपने कुछ छोटे छोटे कोर्स चल रहे हैं। 199 रुपये में टेस्ट सीरीज है, जिसमें क्या है कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज लगभग 100 वीडियो इसके अंदर मिलेंगे। अभी 50 या 60 डाउनलोड किए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कुछ समय और निकल जाए, उसके बाद फिर मैं क्या है कि उसकी और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा ये कोर्स भी है 1499 रुपये, हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का है, तो वो आप चाहें तो, ठीक है ना। बाकी आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ एक फ्री नोट्स नाम से बच्चे के अक्सर पूछ लेते हैं सर उसमें मिल नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या है, फ्री नोट्स नाम से, क्या है, फ्री नोट्स नाम से, ठीक है ना, एक फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ आपको फ्री की जो PDF है, हस्तलिखित नोट्स है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह से जय हिंद।